Hello students, today in this video I shall be discussing on the topic decision theory. Well, we all are aware about what is meant by decision making and the decision making process. It is very simple. Decision making process starts with the first step of identification of the problem. First we define a problem, then secondly we generate alternatives to solve that problem. Now these alternatives are then evaluated on the basis of certain criteria and the best alternative is chosen and implemented. So this is how a decision making process works. Now decision theory provides a formal analytical framework for decision making under conditions of uncertainty. Please do this correction. The word is not certainty, instead it is uncertainty. अगर certainty होगी तो वहाँ decision making की कोई ज़रूरत ही नहीं है because we know for sure what is going to happen. डिसीजन मेकिंग हमें वहीं करना है जहाँ पर अनसर्टनिटी है या किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है. सो देयर वी नीड टू एनालाइज द पॉसिबल ways of achieving our objective and the best possible method or alternative needs to be implemented. Decision theory is also known as decision analysis. Now, decision analysis is used to determine the optimal strategy. So we here find out the optimal strategy where decision maker is faced with several decision alternatives. यानी आपके पास एक से ज़्यादा डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स हैं और उन ऑल्टरनेटिव डिसीजंस को इवैल्यूएट करके आपको एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है. तो इस तरह के एनालिसिस को हम बोलते हैं डिसीजन एनालिसिस. नाउ प्रोसेस तो मैनेजमेंट साइंस में भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वही रहती है, बट देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है. थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. स्टेप्स वही हैं, टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमको फिर अपना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है. See, this is the decision making process and steps are given here. So first step is identification of the various possible outcomes. कि किसी एक सिचुएशन को सिचुएशन क्या है मैनेजमेंट साइंस में, मोस्टली सिचुएशन यही है दैट ईदर यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और वी वांट टू मिनिमाइज द लॉस. तो उनको अचीव करने के लिए जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं दे आर कॉल्ड स्टेट्स ऑफ नेचर और इनको हम इवेंट्स बोलते हैं. तो इवेंट्स पे जो डिसीजन मेकर है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता. इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल कि आउटकम क्या निकल के आएगा. जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, दैट रिज़ल्ट इज़ नोन एज द इवेंट. सो इवेंट का क्योंकि फ्यूचर में होने वाली चीज़ है, इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर. सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स हो सकते हैं. तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम लेआउट कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं. सेकेंड स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शंस. कोर्सेज ऑफ एक्शन जो कि डिसीजन मेकर के कंट्रोल में है, उसको डिसाइड करना है कि उसको क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है. सो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ही नीड्स टू आइडेंटिफाई his courses of actions which is denoted by AJ. Then payoffs denoted by VIJ means for a ith event and jth outcome action, what will be the payoff? It is a kind of result or outcome from ith event and jth action or strategy. तो दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करके उनका क्या रिज़ल्ट आता है, तो वो पे ऑफ्स हैं. पे ऑफ्स कैन बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव. तो पे ऑफ जो है आपके कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव चोज़न, वो प्रॉफिट भी ला सकता है और लॉसेस भी इनकर कर सकता है. एंड फोर्थ स्टेप इज़ चूजिंग फ्रॉम अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स on the basis of some criteria. So after you have identified your courses of actions and events and what will be the possible payoffs,
तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और एक किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे, वो क्राइटेरिया क्या होंगे दैट वी विल डिस्कस, तो उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे यू विल चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो हम बेस्ट चूज़ करेंगे और दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस। जो डिसीजन थ्योरीज़ हैं इनको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं और स्टडी करते हैं। एक है सिंगल स्टेज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको कि हम एक ही स्टेज में स्टडी कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है मल्टी स्टेज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, दैट इज़ वी नीड टू टेक डिसीजंस एट डिफरेंट स्टेजेस एंड व्हेन वी कंबाइन all the stages then there will be one particular decision taken by the person, and these multi-stage decision making problems are studied with the help of decision trees. Now how to solve a decision problem? I have provided you certain notes and in that I have given you the question that I will discuss to explain how decision making theory works. This is the example. Read the example carefully. इसमें आपको information दी गई है. Look at this. It is given that a bookstore sells a particular book of tax laws of ₹100. It purchases the books of ₹80 per copy. यानी एक बुक स्टोर है जो कि टैक्स की बुक्स परचेज कर रहा है 80 रुपीज़ पे एंड उसको फर्दर सेल करता है वो 100 रुपीज़ पे. नाउ सिंस सम ऑफ द टैक्स लॉज चेंज एवरी ईयर, द कॉपीज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बिकम आउटडेटेड एंड कैन बी डिस्पोज्ड फॉर ₹30 ईच. तो क्योंकि टैक्स की बुक्स चेंज हो जाती हैं तो अगर उसने ज़्यादा परचेज़ कर रखी हैं और वो सेल नहीं हुई तो वो उसको डिस्पोज़ ऑफ कर देता है और वो डिस्पोज़ ऑफ करने पर उसको 30 रुपीज़ रिकवर हो जाते हैं. ओके, तो एक बुक परचेज़ करता है 80 पे, सेल करता है 100 पे, दैट मीन्स उसको पर बुक 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. अगर वो सेल नहीं कर पाता है तो फिर वो उनको डिस्पोज़ ऑफ करता है 30 रुपीज़ में. 80 में परचेज़ किया, उसको मनी रिकवर हुआ 30, तो पर बुक उसको लॉस हो रहा है ₹50 का. अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस द एनुअल डिमांड फॉर द बुक इज़ बिटवीन 18 to 23 कॉपीज़. तो ये गिवन है कि एनुअल डिमांड जो है इट रेंजेस फ्रॉम 18 बुक्स टू 23 कॉपीज़. तो यानी 18 से लेकर 23 तक डिमांड कर सकता है कस्टमर टैक्स की बुक्स के लिए. फर्दर इट इज़ गिवन assuming that the order for this book can be placed only once during the year. The problem before the store manager is to decide how many copies of the book should be purchased for the next year. तो अब डिसीजन उसको ये लेना है कि वो 18 कॉपीज़ परचेज़ करे कि 19 करे, 20, 21, 22 या 23. हाउ मच शुड द शॉपकीपर बाय द बुक्स. तो जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, पॉसिबल डिसीजन उसको लेना है, दैट इज़ ही हैज़ टू डिसाइड हाउ मच कॉपीज़ ही नीड्स टू ऑर्डर. तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? EI क्या है? इवेंट्स विच आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल. कि जो कस्टमर है वो 18 कॉपीज़ भी डिमांड कर सकता है. रेंज क्या है डिमांड की? फ्रॉम 18 to 23. तो देयर कैन बी 3 इवेंट्स विच आर करंटली अननोन टू द शॉपकीपर. अभी मालूम नहीं है उसको. अगर मालूम हो, सर्टेनली पता है कि 22 कॉपीज़ ही डिमांड की जाएगी, तो डिसीजन कुछ लेना ही नहीं है, 22 कॉपीज़ का ऑर्डर प्लेस कर देगा शॉपकीपर. बट बिकॉज ही डज़ नॉट नो हाउ मैनी कॉपीज़ मे बी डिमांडेड इन द ईयर, सो ही इज़ अनसर्टेन. तो डिमांड 18 कॉपीज़ की भी हो सकती है, 19 की भी, 20, 21, 22, 23. तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जिसको कि हमने E1, E2, E3, E6 ऐसे डिनोट किया है. ए क्या है? ए शोज़ द एक्शन, मीन्स जो शॉपकीपर को एक्शन लेना है.
एक्शन क्या हो सकता है कि जो शॉपकीपर है वो 18 कॉपीज़ का ऑर्डर प्लेस करे, या 19 का भी कर सकता है, 20 का भी, 21, 22 या 23 का भी. And we have to tell which is the best possible or what the decision shopkeeper should take. तो ये एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो है डिसीजन मेकिंग की जाती है मैनेजमेंट साइंस में. तो इन इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ यहाँ तक दी हुई है, ये सारा आपको खुद बनाना है. तो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है कि इन्फॉर्मेशन है दैट 18 to 23 कॉपीज़ are demanded by the customer and the shopkeeper has to decide कि उसको कितने कॉपीज़ का ऑर्डर प्लेस करना है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू डेवलप 2 types of table. They are called payoff tables और regret tables. तो सबसे पहले हम payoff table बनाएंगे. Secondly, I will show how to develop a regret table. तो payoff table बनाने के लिए देखिए, ये फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है और इसमें मैंने क्या लिस्ट किया है, इधर इवेंट्स लिखे हैं, इवेंट्स जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, कस्टमर जो डिमांड करेगा, और यहाँ हमने एक्शंस लिखे हैं जो कि शॉपकीपर को लेना है. दीज आर द डिसीजंस टेकन बाय द शॉपकीपर. तो अब हम देखेंगे कि पे ऑफ बताना है कि कितना रुपीज़ का शॉपकीपर को फ़ायदा होगा कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर एक्शन एंड एन इवेंट. अगर शॉपकीपर जो है 18 कॉपीज़ का ऑर्डर प्लेस करता है पूरे ईयर के लिए और कस्टमर भी 18 कॉपीज़ ही डिमांड करता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे द टोटल प्रॉफिट दैट द शॉपकीपर अर्न्स. एक कॉपी पर प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज़ का. इफ़ यू रिमेंबर, जो कॉपी है वो 80 रुपीज़ की वो परचेज़ करता है, 100 रुपीज़ में उसको सेल करता है, तो पर कॉपी 20 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट है. तो 18 कॉपीज़ पर ऑन द बेसिस ऑफ 20 रुपीज़ द टोटल प्रॉफिट विल बी 360. यहाँ पर हमें सिर्फ प्रॉफिट मेंशन करना है बिकॉज दिस इज़ द पे ऑफ टेबल. टोटल प्रॉफिट में हम अगर किसी तरह का लॉस है तो वो भी डिडक्ट कर देंगे. तो ये क्लियर है कि 18 कॉपीज़ हैं और 18 ही कॉपीज़ उसकी सेल हो गई हैं, कुछ बची नहीं है, तो हर कॉपी के हिसाब से टोटल प्रॉफिट इज़ 360. नाउ सेकेंड इज़ दैट ही हैज़ बॉट 18 कॉपीज़ बट द कस्टमर डिमांडेड 19. ठीक है, कस्टमर ने 19 डिमांड की है बट उसने 18 परचेज़ करी थी और 18 उसने सेल कर दी. एक कस्टमर जो है वो बिना बुक के ही वापस चला गया है, तो टोटल प्रॉफिट उसका वही रहेगा 18 कॉपीज़ सेल करने का. 1 कॉपी प्रॉफिट इज़ 20 रुपीज़, फॉर 18 कॉपीज़ द प्रॉफिट विल बी 360. सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि उसने तो 18 ही परचेज़ कर रखी हैं, 2 कस्टमर डिमांडेड 20 बट ही सोल्ड 18 और 18 पे उसको टोटल प्रॉफिट जो है वो 360 का है. इसी तरह से यहाँ भी 360 एंड 360. नाउ सेकेंड एक्शन टेकन बाय द शॉपकीपर इज दैट ही हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 19 बुक्स. तो 19 बुक्स का ऑर्डर प्लेस किया है लेकिन कस्टमर ने 18 बुक्स ही डिमांड की है, तो 18 बुक्स पे उसको 360 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. लेकिन एक बुक उसकी बच गई क्योंकि 18 डिमांड करी है और उसके पास 19 बुक्स हैं. देयर इज़ 1 बुक विच हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. अब उसने 80 रुपीज़ पे उसको परचेज़ किया था बट ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ एट ₹30, तो 50 रुपीज़ का उसको लॉस है एक बुक पर. तो एक बुक का लॉस भी हम इसमें से डिडक्ट करेंगे एंड द वैल्यू विल बी 310. तो टोटल प्रॉफिट जो है या टोटल पे ऑफ if the action taken by the shopkeeper is 19 books and actually only 18 books are demanded, then the total profit or total payoff is ₹310.
Now in second case, the books ordered by the shopkeeper is 19, book demanded by customer is also 19. So total profit is 19 multiplied by 20, that is 380. तो 380 का प्रॉफिट हो जाएगा. In this case 19 is ordered by the shopkeeper, 20 is demanded by the customer. तो 19 सेल कर दी हैं, एक जो कस्टमर है वो अनअटेंडेड चला गया एक तरह से. तो लॉस नहीं है, अपॉर्चुनिटी ज़रूर लॉस हो रही है बट एक्चुअल विजिबल लॉस, फिजिकल लॉस कुछ नहीं है. तो टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग 19 कॉपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 20, 380 रुपीज़. तो यहाँ पर हम ये बाकी के केसेस में उसको 380 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा. इस केस में क्या है, 20 बुक्स आर ऑर्डर्ड बट ओनली 18 आर डिमांडेड. तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट विल बी 360. ठीक है, लेकिन 2 बुक्स उसकी डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी उसको. तो 1 बुक पे उसको 50 रुपीज़ का लॉस है, तो 2 पर उसको 100 बुक्स का लॉस होगा. तो टोटल पे ऑफ विल बी 260. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 260. इन द नेक्स्ट केस 19 बुक्स आर डिमांडेड बाय द कस्टमर बट ही हैज़ परचेज 20. तो एक बुक उसकी जो है सेल होने से रह जाएगी, बाकी 19 बुक्स उसकी सेल हो जाएंगी. तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज़ 380 और एक बुक पे जो लॉस है ₹50 का वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो दिस विल बी 330. यहाँ पर 20 बुक्स ऑर्डर की हैं और 20 बुक्स ही उसने सेल कर दी हैं. तो टोटल प्रॉफिट इज़ 400 और बाकी केस में भी यहाँ पे भी 400 ही वैल्यू आ जाएगी हमारी पे ऑफ की. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 21 बुक्स आर डिमांडेड, ओनली 18 इज सोल्ड. तो 360 में से हम 150 डिडक्ट करेंगे क्योंकि 3 बुक्स जो है हमारी अनसोल्ड रह गई हैं. तो 3 बुक्स पे 150 रुपीज़ का लॉस है और 18 बुक्स पे हमको 360 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट है. तो 360 माइनस 150 वैल्यू विल बी 210. यहाँ पर जो है 19 बुक्स आर सोल्ड, 380 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड 2 बुक्स आर डिस्पोज्ड, तो 100 रुपीज़ का लॉस है. तो टोटल पे ऑफ विल बी 280. हेयर इट विल बी 20 बुक्स आर सोल्ड एंड 1 बुक इज़ डिस्पोज्ड ऑफ. तो 20 बुक्स सेल करने पे 400 का प्रॉफिट है और 50 रुपीज़ का लॉस है. तो टोटल पे ऑफ इज़ 350. 21 बुक्स ही परचेज़ करी हैं और 21 बुक्स ही कस्टमर डिमांड कर रहा है. तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो दिस टोटल पे ऑफ इज़ 420. तो यहाँ पर किसी भी तरह का लॉस नहीं है. जितनी कस्टमर ने डिमांड की है उतनी ही कस्टमर को उतनी ही बुक्स जो है शॉपकीपर ने भी ऑर्डर की हुई थी. नेक्स्ट इन दिस केस ऑल्सो इट विल रिमेन 420 एंड हेयर ऑल्सो 420. वी कम टू द नेक्स्ट वन. तो इसी तरह से हम इसको करते चले जाएंगे और हमारा ये टोटल पे ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा. पे ऑफ टेबल बोलते हैं इसको. नेक्स्ट एक्शन है 5th एक्शन कि शॉपकीपर ने 22 बुक्स का ऑर्डर प्लेस किया है जबकि कस्टमर 18 ही बुक्स डिमांड कर रहा है. तो इसमें से 18 बुक्स का जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज़ 360 और 4 बुक्स का जो लॉस है दैट इज़ 200. तो टोटल पे ऑफ इज़ 160. हेयर इट विल बी 19 मल्टीप्लाइड बाय 20, 380 का तो टोटल प्रॉफिट है और 3 बुक्स का हमको लॉस है तो 150 का लॉस है. तो 380 माइनस 150 द वैल्यू विल बी 230. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एक तरह से देखा जाए तो कि हम इसमें 50-50 जो है डिडक्ट करते जा रहे हैं. यहाँ पर जितनी डिफरेंस है लाइक यहाँ पर 350 है, यहाँ पर 50 रुपीज़ लेस होगा, यहाँ 100 रुपीज़ लेस होगा, यहाँ 150 रुपीज़ लेस होगा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ कॉपीज़. तो यहाँ पे देखिए कि 20 बुक्स हमने सेल की हैं तो 400 का हमको टोटल प्रॉफिट है. 2 बुक्स हमने डिस्पोज ऑफ की है तो 100 रुपीज़ का लॉस हो गया. तो टोटल जो हमारा पे ऑफ है दैट इज़ 300.
नेक्स्ट में जो है 21 कॉपीज़ सेल की हैं तो 420 का टोटल प्रॉफिट है, और लॉस हमको एक बुक का है तो -50 करेंगे तो दिस बिकम्स 370। यहाँ पर जो है कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं है, टोटल प्रॉफिट ही है क्योंकि 22 बुक्स शॉपकीपर के पास हैं और 22 बुक्स ही उसने सेल करी हैं। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 20 द वैल्यू इज़ 440, और यहाँ भी 440 ही रहेगा क्योंकि 22 बुक्स उसके पास हैं, 22 बुक्स उसने सेल कर दी हैं, एक कस्टमर खाली हाथ चला जाता है। इन दिस केस वी आर हैविंग अ लॉस ऑफ 5 बुक्स बिकॉज 23 का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और कस्टमर सिर्फ 18 बुक्स डिमांड कर रहा है, तो दिस वैल्यू बिकम्स 110। सिमिलरली दिस विल बी 180, 250, 320, 390 and 460. 460 because 23 books are ordered and 23 are sold. तो 23 multiplied by 20, 460 का टोटल प्रॉफिट है। दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर अ पे ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह से हम एक रिग्रेट मैट्रिक्स या अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स भी बनाते हैं। यहाँ पर हम लॉसेस को शो करेंगे कि कितना लॉस है, ओनली लॉस, तो प्रॉफिट नहीं यहाँ शो करेंगे। लॉस जो एक्चुअल लॉस हो रहा है वो भी, और जो अपॉर्चुनिटी हम लूज़ कर रहे हैं, लाइक कस्टमर 19 बुक्स डिमांड कर रहा है बट वी कैन ओनली ऑफर हिम 18, तो एक बुक पर होने वाला प्रॉफिट जो है हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट या अपॉर्चुनिटी लॉस है, तो उसको भी हम यहाँ पर शो करेंगे। सो सी तो अगर कस्टमर ने 18 बुक्स डिमांड करी हैं और हमारे पास 18 बुक्स हैं तो हमें किसी भी तरह का ना ही कोई लॉस है और हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस भी नहीं है, तो टोटल लॉस इज़ 0 इन दिस केस। तो ये जो है 0 रहेगा जहाँ कस्टमर की जो डिमांड है वो शॉपकीपर के पास बुक्स कितनी अवेलेबल हैं वो सेम है, तो 19 ही बुक्स उसने डिमांड की है और 19 ही सेल करी हैं, तो ऐसे में जो लॉस है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ना ही तो हमारे पास एक्स्ट्रा बुक बच जाने के कारण, अनसोल्ड होने के कारण किसी तरह का लॉस भी नहीं है, और ना ही ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हम कस्टमर को खाली हाथ भेज रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी नहीं है। तो ये जो है डायगनली हमारी 0 आएगी, टोटल लॉस जो है या रिग्रेट जो है दैट इज़ 0 इन दीज केसेस। बाकी बचे हुए केसेस में देखिए कि आपने 18 बुक्स का ऑर्डर प्लेस किया है जबकि 19 बुक्स की डिमांड हो रही है, तो 18 बुक्स तो आप सेल कर देंगे, लेकिन जो 19th कस्टमर है वो खाली हाथ जा रहा है जिस पे कि आपको प्रॉफिट हो सकता था 20 रुपीज़ का। दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ये एक्चुअल लॉस नहीं है बट ये वो लॉस है जो कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, बट क्योंकि आपके पास बुक्स और नहीं हैं तो इसलिए आपको लॉस हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये वैल्यू 40 हो जाएगी, डबल हो जाएगा बिकॉज यू हैव ओनली 18 बुक्स एंड द कस्टमर इज़ डिमांडिंग 20, तो 2 बुक्स की शॉर्टेज है और 2 बुक्स पे आपको टोटल 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता था। इसी तरह से दिस विल बिकम 60 एंड 80 एंड 100। जब हम पूरा मैट्रिक्स बना लेंगे, पूरी टेबल बन जाएगी, देन यू विल ऑब्जर्व कि इस तरफ जो है 0 के इस तरफ दिस शोज़ दी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी लॉस, और इधर जो है हमारा जो एक्चुअल में हमको लॉस हो रहा है, शॉपकीपर को लॉस हो रहा है, वो यहाँ पर शो होगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे कि कस्टमर के पास जो डिमांड है दैट इज़ ऑफ ओनली 18 बुक्स और शॉपकीपर के पास जो बुक्स हैं दैट इज़ 19। तो 18 बुक्स तो सेल हो जाएंगी, लेकिन कस्टमर को 19th बुक सेल ना कर पाने के कारण जो शॉपकीपर को लॉस होगा एक बुक पर वो 50 रुपीज़ का लॉस है, राइट, क्योंकि वो 80 में परचेज़ कर रहा है, 30 रुपीज़ में वो डिस्पोज ऑफ करता है, तो उसको 50 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। तो दिस इज़ द एक्चुअल लॉस, नॉट द अपॉर्चुनिटी लॉस, ये एक्चुअल लॉस हो रहा है। फिर यहाँ पर ये 0 है बिकॉज 19 बुक्स हैं उसके पास और 19 ही उसने सेल कर दी,
तो एक्चुअल लॉस भी कुछ नहीं है और अपॉर्चुनिटी लॉस भी नहीं है। यहाँ पर देखिए 19 बुक्स हैं शॉपकीपर के पास, बट डिमांड इज़ ऑफ 20 बुक्स। तो एक कस्टमर को हम बुक्स नहीं दे पाए तो 20 रुपीज़ का अपॉर्चुनिटी लॉस है। यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ 60 एंड हेयर द वैल्यू विल बी 80। इसी तरह से यहाँ पर जो लॉस है वो डबल हो जाएगा, बिकॉज ओनली 18 बुक्स आर सोल्ड। 2 बुक्स जो है शॉपकीपर के पास अनसोल्ड हैं, तो 2 बुक्स पर लॉस इज़ 100। एक बुक पर जो है लॉस वो 50 होगा। यहाँ पर ना बुक बची है ना एक्स्ट्रा डिमांड है, तो ज़ीरो है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिमांड है कस्टमर की, 21 बुक्स चाहिए लेकिन सिर्फ 20 दे रहे हैं, तो 1 बुक हमारे को हम एक्स्ट्रा सेल कर सकते थे, तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है विच इज़ ऑफ ₹20। 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता था बट वो नहीं हुआ। यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, दिस विल बिकम 60। तो ये सारी अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से निकालना है। तो दिस विल बिकम 150, दिस इज़ 100, दिस इज़ 50, दिस विल बी 0, यहाँ पे 20 एंड 40। यहाँ 4 बुक्स पे लॉस है, तो दिस विल बी 200, दिस इज़ 150, दिस इज़ 100, 50, यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर जो है सारा एक्चुअल लॉस ही है, अपॉर्चुनिटी लॉस कुछ भी नहीं है। दिस इज़ 250, दिस इज़ 200, 150, 100 and 50 rupees. So this is how regret table और opportunity loss table is made. अब इन टेबल्स के साथ करना क्या है, ये टेबल्स जो है दे विल हेल्प इन टेकिंग द डिसीजंस। अब हमने 3 स्टेप्स जो है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। वो क्या क्या है दोबारा देखिए। हमने सारे इवेंट्स भी लिख लिए हैं, 6 पॉसिबल इवेंट्स आर देयर। एक्शंस भी लिख लिए हैं, 6 एक्शंस ले सकता है शॉपकीपर, और उनके पे ऑफ्स भी बता दिए हैं। एक हमने पे ऑफ टेबल बना ली और दूसरी हमने रिग्रेट टेबल बना ली है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू चूज़ फ्रॉम दीज ऑल्टरनेटिव्स। कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं ना हमारे पास, 6 ऑल्टरनेट्स हैं। तो उनमें से किसी एक ऑल्टरनेट को चूज़ करना है और बताना है कि शॉपकीपर को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो दैट डिसीजन विल बी टेकन ऑन सर्टेन बेसिस, ऑन सम क्राइटेरिया। वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं देखिए। इनको हम बोलते हैं डिसीजन रूल्स। इनको 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज़ डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी, और दूसरी कैटेगरी होती है डिसीजंस अंडर रिस्क। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है अनसर्टेनिटी और रिस्क में? अनसर्टेनिटी मीन्स वेयर वी आर नॉट श्योर कि उस किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की होने के क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, जहाँ हम उस इवेंट के साथ प्रोबेबिलिटी भी अटैच कर देते हैं, जैसे ये इवेंट्स है, इन इवेंट्स के एक्चुअल में वैसे तो हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये फ्यूचर में होना है, फ्यूचर इज़ आउट ऑफ द कंट्रोल, बट इनके होने के चांसेस अगर हम डाल दें, प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें कि 18 कस्टमर बुक्स डिमांड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये जो है दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो दैट मीन्स डिसीजंस आर बीइंग अंडरटेकन अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है अंडर अनसर्टेनिटी दैट इज़ कॉल्ड लैपलेस प्रिंसिपल। क्या होता है लैपलेस प्रिंसिपल? इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इफ़ वी आर अनसर्टेन अबाउट वेरियस इवेंट्स देन वी मे ट्रीट देम एज इक्वली प्रोबेबल। यानी ये जितने भी इवेंट्स हैं अभी हम अनसर्टेन हैं इनके बारे में कि कौन सा इवेंट जो है फ्यूचर में होगा, तो दैट मीन्स इनके होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइंड है सबको। देयरफॉर द एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर ईच स्ट्रैटेजी इज डिटरमिन्ड एंड द स्ट्रैटेजी विद हाईएस्ट मीन वैल्यू इज़ अडॉप्टेड। तो हम क्या करेंगे कि हम हर स्ट्रैटेजी का, हमारे पास ये स्ट्रैटेजीज़ हैं या ये एक्शन प्लान है कि 18 बुक्स ऑर्डर करें या 19, 20, 21, 22 या 23, तो हर एक्शन से होने वाले जो पे ऑफ्स हैं इनका हम
मीन वैल्यू निकाल लेंगे। तो मीन वैल्यू कैसे निकलती है कि सभी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया है। हर एक एक्शन से रिलेटेड जितने भी पे ऑफ्स हैं उनको ऐड किया है और 6 से डिवाइड किया है, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो जिसमें हमको हाईएस्ट वैल्यू मिलती है, तो हाईएस्ट वैल्यू हमको मिल रही है इस केस में, दैट इज़ एक्शन 2। और एक्शन 2 हमारा क्या है, 19 बुक्स। तो अकॉर्डिंग टू लैपलेस प्रिंसिपल, ये क्राइटेरिया, अगर हम ये वाला क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं तो जो डिसीजन है, तो डिसीजन क्या आता है, डिसीजन इज दैट वी शुड चूज एक्शन 2, दैट इज द शॉपकीपर शुड प्लेस an order of 19 books. The second principle is maximin or minimax principle. ये principle क्या कहता है, that minimum payoffs resulting from adoption of various strategies are considered and among these values the maximum one is selected. Maximin strategy जो है हमने गेम थ्योरी में भी की थी, वो क्या बोलती है कि मिनिमम वैल्यूज़ का मैक्सिमम देखना है, और मिनीमैक्स क्या बोलती है कि मैक्सिमम वैल्यूज़ का मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पर हम ये प्रिंसिपल अगर लगाते हैं, दोनों से आउटकम सेम ही निकल के आएगा। तो आप कोई भी अडॉप्ट कर लीजिए। लेट्स सपोज हम ये वाली कर रहे हैं अडॉप्ट। तो ये क्या कह रही है, ये कहता है कि जो मिनिमम पे ऑफ्स हैं, सभी जितनी भी हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन सभी स्ट्रैटेजीज़ का मिनिमम पे ऑफ देखेंगे और उन मिनिमम पे ऑफ्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। दोबारा हम अपना पे ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, 6 पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ हैं। इनमें हम पहले मिनिमम पे ऑफ देखेंगे कि कहाँ है। इसका मिनिमम पे ऑफ तो कुछ नहीं है, सभी 360 हैं, ऑल आर इक्वल। इसमें मिनिमम पे ऑफ क्या है, दिस वन इज़ द मिनिमम पे ऑफ। हेयर मिनिमम पे ऑफ इज़ दिस वन। यहाँ पर जो है इस वाली स्ट्रैटेजी का मिनिमम पे ऑफ 210 है। एक्शन 5 का मिनिमम पे ऑफ 160 है और एक्शन 6, दिस इज़ एक्शन 6, एक्शन 6 का जो है मिनिमम पे ऑफ 110 है। तो ये वाली लाइन आप लगाइए ऊपर वाली, जो मिनिमम पे ऑफ्स को शो कर रही है। इन मिनिमम पे ऑफ्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज़ दिस वन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्शन है, दैट शुड बी चोजन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, यानी जैसा आप क्राइटेरिया चूज़ करेंगे, आपका डिसीजन जो है चेंज हो जाएगा। लैपलेस प्रिंसिपल ने जो डिसीजन दिया था, दैट वाज एक्शन 2, जबकि मैक्सिमम प्रिंसिपल जो है, जो आपको डिसीजन लेके दे रहा है, दैट इज़ एक्शन 1, कि शॉपकीपर को 18 बुक्स का ऑर्डर करना चाहिए। आप मिनी मैक्स भी करके देखेंगे तो भी 18 बुक्स का ऑर्डर हो, यही एक्शन आएगा। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैक्सी मैक्स और मिनी मिन प्रिंसिपल। मैक्सी मैक्स क्या होता है कि मैक्सिमम ही वैल्यूज़ देखनी है और उन मैक्सिमम की भी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो हर एक्शंस, हमारी हर स्ट्रैटेजीज़ की जो पे ऑफ्स हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। ये हमारे एक्शंस हैं, इनके मैक्सिमम पे ऑफ्स देखिए, नीचे दिए हुए हैं मैक्सिमम पे ऑफ्स 360, 380, 400, 420, 440 एंड 460। मैक्सिमम वैल्यूज़ यही हैं और इनकी भी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 460। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्शन है, दैट इज़ 23 कॉपीज शुड बी ऑर्डर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैक्सी मैक्स और मिनी मिन प्रिंसिपल, जो हमारा डिसीजन है वो डिसीजन है कि एक्शन 6 शुड बी चोजन, 23 कॉपीज शुड बी ऑर्डर्ड। ये जनरली जो है, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो वो इस टाइप की प्रिंसिपल को चूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो पेसिमिस्टिक होते हैं, तो वो मैक्सिमिन या मिनी मैक्स प्रिंसिपल को चूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ हर्विक्स प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है कि जो एक इंडेक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म को ये इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट को, विच इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, कि जो इंडिविजुअल है उसमें जो डिसीजन मेकर है
उसकी लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म जो है उसके डिसीजन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है. एंड दिस इंडेक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. अगर एल्फ़ा की वैल्यू 0 है विच शोज़ एक्सट्रीम पेसिमिज्म, मीन्स हाईली नेगेटिव जो सोच है, तो दैट शोज़ एल्फ़ा वैल्यू इक्वल्स टू 0. और एल्फ़ा वैल्यू इक्वल्स टू मीन्स 1 मीन्स एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा. तो हर्विट्ज़ क्या कहता है, क्राइटेरिया दिया है इसने, दैट वी शुड मल्टीप्लाई द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर ईच स्ट्रैटेजी AJ. हर एक्शन की जो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको हमें एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और जो मिनिमम प्रॉफिट है उसको 1 माइनस एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालनी चाहिए. वो हमने नेम दिया है उसको क्राइटेरिया वैल्यू, और उस क्राइटेरिया वैल्यू के बेसिस पे जो है डिसीजन लेना चाहिए. यहाँ पे फॉर्मूला दिया है दैट एल्फ़ा इज़ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्शन. A1, A2, A3 हर एक का जो है ये वैल्यू भी अलग होगी और ये वैल्यू भी अलग होगी. तो मैक्सिमम वैल्यू को एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनिमम वैल्यू को 1 माइनस एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे. इस क्वेश्चन में सपोज़ एल्फ़ा की वैल्यू है 0.6. सो हाउ वी विल कैलकुलेट फॉर एक्शन A1. एक्शन A1 के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या है, सेम ही है. मैक्सिमम भी 360 है और मिनिमम भी 360 है. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस, तो 360, ये तो वैल्यू तो वही आएगी. एल्फ़ा इज़ 0.6, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 360, प्लस 1 माइनस एल्फ़ा विल बी 0.4 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ ऑल्सो 360. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 360 आएगी. एक और मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको A2 के लिए, एक्शन 2 के लिए. इसमें जो है अगर आप पे ऑफ मैट्रिक्स को देखें तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 380 और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 180. आप मैट्रिक्स आप पे ऑफ टेबल देखें, उसमें ये वैल्यूज़ गिवन है कि मैक्सिमम पे ऑफ क्या है और मिनिमम पे ऑफ क्या है. तो 0.6 will be multiplied by 380 and 180 is multiplied by, sorry, it is for action, you know. तो आप देखिए एक्शन 19 की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज़ 310 एंड नॉट 180. 180 नहीं है, दिस इज़ द वैल्यू इज़ 310. तो ये वैल्यू 310 है. तो इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 352. मैं एक और भी आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. A3 के लिए, A3 का जो है मिनिमम वैल्यू इज़ 260 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 400. तो 0.6 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 400 एंड 0.5 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 260. तो इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 344. तो इस तरह से हम सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे. इसकी वैल्यू है 336, दिस बिकम्स 328 एंड दिस इज़ 320. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस जो हाईएस्ट वैल्यू आई है, हाईएस्ट वैल्यू इज़ दिस 360. सो अकॉर्डिंग टू दिस the action should be A1 and 18 books should be ordered. Then another method is Savage principle. Savage principle जो है ये पे ऑफ मैट्रिक्स की बजाय रिग्रेट टेबल्स के ऊपर बेस्ड होता है. हमने एक रिग्रेट टेबल भी बनाया है जिसमें कि लॉस शो किया है. तो उसमें हमने वो एक्शन चूज़ करना है जो कि मिनिमाइज़ करे हमारे रिग्रेट को. ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए हर एक का लॉस देखेंगे हम, हर एक्शन से हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है. तो फ्रॉम एक्शन 18, एक्शन 1, 18 बुक से जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज़ ऑफ 100 रुपीज़. इन दिस केस मैक्सिमम लॉस इज़ 80. इसमें जो है एक्शन 3 में मैक्सिमम जो रिग्रेट है दैट इज़ 100. इन एक्शन 14 इन एक्शन 4
मैक्सिमम रिग्रेट इज़ 150। एक्शन 5 में मैक्सिमम रिग्रेट 200 है और एक्शन 6 में 250। तो हमें ये डिसीजन लेना है कि मिनिमम रिग्रेट हो हमको, तो मिनिमम वैल्यू जो है इनमें से सबसे कम लॉस हो रहा है हमें एक्शन 2 में। तो अकॉर्डिंग टू सैवेज प्रिंसिपल द शॉपकीपर शुड ऑर्डर फॉर 19 बुक्स। So these were the criterias on the basis of decisions under uncertainty. Next we are discussing decisions under risk. मैंने बताया जहाँ भी हम probability को associate कर देते हैं तो वो हमारा risk factor को consider करता है. So the decision situation in which decision maker chooses to consider several possible outcomes and the probabilities of their अकरेंस कैन बी स्टेटेड। ठीक है, तो जहाँ प्रोबेबिलिटीज़ यानी हर आउटकम के साथ जहाँ प्रोबेबिलिटी भी एसोसिएट कर दी जाती है तो ऐसे डिसीजंस को बोलते हैं डिसीजंस अंडर रिस्क। तो इसमें हम दो प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल एंड एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल। इसमें भी हम पे ऑफ मैट्रिक्स को ही, पे ऑफ टेबल को ही स्टडी करते हैं। लेट्स सी हाउ। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल में क्या करेंगे, दैट अंडर दिस प्रिंसिपल द डिसीजन मेकर फर्स्ट कंसिडर द इवेंट दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर। तो हमारे पास जो है 6 इवेंट्स हैं एंड वी हैव टू सी द प्रोबेबिलिटी, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अभी हमारा जो पे ऑफ मैट्रिक्स था उसमें हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि अब हम कंसिडर कर रहे हैं डिसीजंस अंडर रिस्क। तो लेट्स सपोज दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल वी विल सी दैट इवेंट विच हैज़ हाई चांस ऑफ अकरेंस। तो हाईएस्ट चांस ऑफ अकरेंस यानी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, इवेंट 4 की, विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल if the possibility of this event is more, so the book's order should be of 21, size 21. So this is according to maximum likelihood principle. The second kind and the last kind is expectation principles. That is we calculate expected payoffs. तो हर probability का हर event के साथ जो है probability attach हुई है, तो पे ऑफ को हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर ईच स्ट्रैटेजी इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पे ऑफ वैल्यूज़। जो पे ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं, दीज आर द पे ऑफ वैल्यूज़। इन पे ऑफ वैल्यूज़ को हम कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे ताकि हमें उस पर्टिकुलर एक्शन से होने वाले प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकें। सो पे ऑफ वैल्यूज विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज एंड देन एडिंग अप दोज प्रोडक्ट्स। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ करके दिखाए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्शन 1 का पे ऑफ क्या होगा, 360 मल्टीप्लाइड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ये 360 है सारी जगह, तो इसका तो टोटल वैल्यू 360 ही आना है। सेकेंड केस में देखिए दिस इज़ 310 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाय 6 ऑफकोर्स, तो आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी। तो दिस बिकम्स 376.5। इस तरह से हम सभी की निकाल लेंगे, सभी की वैल्यूज़ आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू किस में है, एक्शन 3 में, दिस वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल, क्या डिसीजन होना चाहिए शॉपकीपर का, एक्शन 3 विच इज़ टू ऑर्डर 20 बुक्स। सो नाउ यू हैव सीन कि डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ क्राइटेरिया दैट वी हैव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर टेकन। तो ये इनमें से कौन सा बेस्ट क्राइटेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी एक्सपर्टीज़ ऑफ द डिसीजन मेकर, राइट। तो ये आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, बट
किसी एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को, उसकी एक्सपर्टीज़ को जो है कभी भी नकार नहीं सकते डिसीजन मेकर की, कि उसकी सिचुएशन में कौन सा मेथड बेस्ट है टू टेक द डिसीजंस. So these will only help to take decisions as objectively as possible, but ultimately it is the decision maker who will decide that which criteria should be chosen. क्योंकि सारी क्राइटेरिया ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया के चेंज होते ही आपका डिसीजन चेंज हो जाता है. This ends the topic of सिंगल स्टेज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स. मल्टी स्टेज जो है वो मैं सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं डिसीजन ट्रीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगी. वहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे लेते हैं मल्टी स्टेज डिसीजंस. आज के लिए इतना ही है. दिस टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. आपसे इसमें थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसी अकॉर्डिंगली थ्योरी भी आप इसमें प्रिपेयर करें और प्रैक्टिकल भी. और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है इसको अंडरस्टैंड करने में तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. ओके, बाय.